आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हमारा आज का टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। यह टॉपिक रीट 2023 की जो सामाजिक विज्ञान की जो मेंस एग्ज़ाम है उसके अंदर शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, ये लगभग सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जहाँ पर भूगोल है वहाँ पर अक्षांश देशांतर आपको आने ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं अक्षांश देशांतर की। इसमें लगभग वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं आज तक, उनको हम विस्तार से हैं वो पढ़ लेंगे। सबसे पहला है, ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश वृत्त हैं? ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश वृत्त हैं? तो फ्रेंड्स, जो अक्षांश है ग्लोब पर वो उत्तरी और ध्रुवीय दो भागों में है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ में भी 90 है और साउथ में भी 90, यानी 90 90 180 और एक भूमध्य रेखा 181 होते हैं। लेकिन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव यानी जो दोनों 90 डिग्री है वो केवल एक बिंदु है। और इसमें पूछा गया वृत्त कितने हैं, तो दो बिंदु को घटा देंगे तो इसकी संख्या हो जाएगी 179। यानी अक्षांश पूछे जाए तो 181 होगा, लेकिन आपको अक्षांश वृत्त पूछे जाते हैं तो आपका उत्तर 179 179 ही होगा। नेक्स्ट, ग्लोब पर कुल कितने देशांतर हैं? ग्लोब पर कुल कितने देशांतर हैं? तो ग्लोब पर ग्रीनविच रेखा से देशांतर तय किए गए हैं, जो है 180 और इधर भी 180, बीच में 0। तो इस हिसाब से तो 180 180 360 और एक 361 होने चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक ध्यान रखना है, जो 180 है वो दोनों की एक ही है, यानी पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर दोनों की एक ही रेखा 180 देशांतर है, जो कि ना पूर्वी मानी जाती है ना पश्चिमी मानी जाती है। तो ये एक तरफ 179 हो गए, एक तरफ 180 हो गए और एक 0 हो गया, यानी 360 ही टोटल है। तो इसका उत्तर होगा 360। नेक्स्ट है, दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? यानी दो देशांतर है, उनके मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोर, ग्रिड, कटिबंध या गासी? तो देशांतर के मध्य का क्षेत्र है वो कटिबंध कहलाता है, जबकि अक्षांश के मध्य का क्षेत्र है वो गोर कहलाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है उसे ग्रिड कहा जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है वो होगा कटिबंध। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से कुल कितने अक्षांश वृत्त गुजरते हैं? भारत से कुल कितने अक्षांश वृत्त गुजरते हैं? 30, 29, 28 और 31। तो फ्रेंड्स, यदि हम 1 डिग्री 2 डिग्री इनको अक्षांश वृत्त माने तो भारत से अक्षांश वृत्त की गुजरने की संख्या है वो होती है 29, क्योंकि भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है वो स्थित है, जहाँ से अक्षांश वृत्त है वो गुजरते हैं। तो इसका जो मुख्य भूमि है उस मुख्य भूमि पर है वो 29 अक्षांश वृत्त है वो गुजरते हैं। 29 अक्षांश वृत्त है वो गुजरते हैं, क्योंकि 8 डिग्री इससे नहीं गुजरती, इसलिए 29 ही होगा। यदि अपन टोटल पूरी भूमि का यदि अक्षांश वृत्त है वो देखते हैं कितने गुजरते हैं भारत में, तो भारत 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। भारत 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर 31 इसका उत्तर होगा। लेकिन ये प्रश्न हमेशा पूर्ण भूमि के संदर्भ में ही पूछा जाता है, तो 29 उत्तर होंगे। कौन से अक्षांश पर सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ती? 23 डिग्री, 21 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री। तो फ्रेंड्स, अक्षांश रेखाएं जो है 0 से लेकर 23.5 डिग्री तक ही सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। सीधी सूर्य है वो सिर्फ 23.5 डिग्री तक ही सीधा चमकता है, उसके बाद उसकी किरणें हैं वो हर जगह पर तिरछी पड़ती है। तो 30 डिग्री पर कभी सीधी यानी 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती। नेक्स्ट है, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5, 8, 7, 2। भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी,
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, यानी यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर में समय का अंतर कितना है? 2 घंटे, 1 घंटा 57 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर में यदि पूरा मानक समय निकाले तो 1 घंटा 57 मिनट का अंतर है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, यदि भारत में सुबह के 7 बजे है तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? जहां अक्षांश देशांतर का टॉपिक होता है वहां पर सवाल संबंधी प्रश्न है वो फ्रेंड्स 100% आता है। तो यहाँ पर पूछा है भारत में सुबह 7 बजे है तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? चूंकि भारत है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो यानी हमें पश्चिम में जाना पड़ेगा पूर्वी देशांतर निकालने के लिए। तो अंतर आएगा 42.5 डिग्री। हम करेंगे 42.5 को 4 से गुणा, 42.5 को 4 से गुणा करेंगे और जो उत्तर आएगा उस उत्तर को हम घटा देंगे क्योंकि हम पश्चिम में जा रहे हैं। हम पश्चिम में जा रहे हैं तो हम समय को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाएंगे तो हम इसमें से समय को है वो घटाएंगे और घटाएंगे तो हमारा उत्तर है वो आएगा सुबह का 4:10। ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, यदि 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 7 बजे है तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के जो है वो 7 बजे हैं तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? यानी हम किधर जा रहे हैं? पूर्व के अंदर जा रहे हैं। अब अक्षांश के मध्य का अंतर निकालेंगे तो हमारा उत्तर आएगा इसके अंतर्गत जो हमारा उत्तर आ रहा है, उत्तर आएगा वो उसमें जुड़ जाएगा क्योंकि हम पूर्व में जा रहे हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 10:20। सुबह के 10:20। नेक्स्ट है, यदि 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर में सुबह के 11 बजे हैं तो 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा? 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर पूछा गया है कि 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जो समय जो है वो दोपहर के 11 बजे है तो 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा? यानी ये सीधा पश्चिम में जा रहे हैं, जो भी उत्तर आएगा वो घट जाएगा। तो घट जाएगा तो घटने के बाद हमारे पास उत्तर है वो उसके आएगा अंतर निकालने के बाद सुबह के 9 बजे। आप निकाल कर उत्तर है वो देख सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमसे इसका उत्तर है वो पूछ सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे या फिर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर व्हाट्सअप करके भी वो प्रश्न का उत्तर है वो पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर बताया जाएगा। ग्रीनविच रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया, यानी ग्रीनविच रेखा है उसको प्रधान मध्याह्न रेखा कब माना गया था ये आपको बताना है। ये तारीख थी, इस तारीख को माना गया था 22 अक्टूबर 1984, 22 अक्टूबर 1921, 22 अक्टूबर 1884 और 22 अक्टूबर 1821। तो 22 अक्टूबर 1884 को जो ग्रीनविच रेखा है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा है वो माना गया था। ग्रीनविच रेखा किस वेधशाला से गुजरती है? ग्रीनविच, वाशिंगटन, ग्लोबल या रॉयल? तो यह रॉयल वेधशाला से गुजरती है ग्रीनविच के। किस सम्मेलन में ग्रीनविच रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया था? ग्रीनविच, वाशिंगटन, ग्लोबल और रॉयल। तो वाशिंगटन के सम्मेलन के अंदर ग्रीनविच रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा है वो माना गया था जो कि रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी घटती है, समान रहती है, बढ़ती है या फिर बढ़ती घटती रहती है?
तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी धीरे 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 घटती जाती है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी में क्या अंतर आता है? घटती है, समान रहती है, बढ़ती है या फिर घटती बढ़ती रहती है? तो इसके अंदर हमें यह ध्यान में रखना है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी है वो भी कम होती जाती है, यानी घटती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी है वो भी क्या होती रहती है? घटती रहती है, क्योंकि देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक जो दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर ही होती है। अक्षांश रेखाओं के मध्य की औसत दूरी है, अक्षांश रेखाओं के मध्य की औसत दूरी कितनी है ये हमें बताना है। एक 111 किलोमीटर, 111.34 किलोमीटर, 180 किलोमीटर या 134 किलोमीटर। तो अक्षांश रेखाओं के मध्य की औसत दूरी है वो 111 किलोमीटर है, जो कि ध्रुव की तरफ जाते जाते 110 पॉइंट समथिंग हो जाती है। जबकि देशांतर रेखाओं के मध्य जो भूमध्य रेखा पर दूरी होती है वो 111.34 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य भूमध्य रेखा पर दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स? अभी इस पे हमने बात की थी कि 111.34 होती है, अभी मैंने पहले वाले प्रश्न में इसको बता दिया था। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा व ध्रुवों पर अक्षांशों के मध्य की दूरी का अंतर कितना है? भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर अक्षांशों के मध्य की दूरी का अंतर कितना है? 1%, 2%, 3% या 4%? यानी भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है उसका अंतर लगभग 1% है, ज़्यादा नहीं है, लगभग 1% है। 1% से भी कम ही अंतर है वो मिलेगा। नेक्स्ट है, सही सुमेलित नहीं है, यानी सूर्य है वो कौन सी रेखा पर कब चमकता है इसके संदर्भ में सही नहीं है। मकर रेखा पर 22 दिसंबर, सही बात है। भूमध्य रेखा पर 21 मार्च, भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर और कर्क रेखा पर 21 जुलाई। जी नहीं, कर्क रेखा पर 21 जून को सीधा चमकता है, तो ये लास्ट वाला है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है? किस महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है आपको बताना है। उत्तरी अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका। तो अफ्रीका ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसपे तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा है वो गुजरती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप से जो है वो कर्क रेखा है वो गुजरती है, जबकि अंटार्कटिका जो है अंटार्कटिका से किसी पर कोई भी अक्षांश रेखा है वो नहीं गुजरती। दक्षिण में मतलब मुख्य अक्षांश रेखा कर्क, मकर, इन रेखाओं से और भूमध्य रेखा से कोई रेखा अंटार्कटिका से नहीं गुजरती, बल्कि ये काफ़ी दक्षिण में ध्रुव इस पर स्थित है। ग्रीनविच रेखा किस देश से नहीं गुजरती? यानी आपको बताना है जो भारत विश्व की मानक समय रेखा है वो कौन से देश से नहीं गुजरती? स्पेन, फ्रांस, माली और चाड। तो चाड से है यह रेखा नहीं गुजरती, बाकी सभी से गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? 10, 18, 15, 8। तो ये 18 देशों से गुजरती है कर्क रेखा, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो मकर रेखा है वो अधिकतर जल से गुजरती है, फिर भी इसके अंदर कई देश हैं वो शामिल हैं। तो मकर रेखा 10, 18, 15, 8, तो ये जो रेखा है मकर रेखा वह 10 देशों से गुजरती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। यानी मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? 10 से गुजरती है।
नेक्स्ट है जो ग्रीनविच रेखा है, जो ग्रीनविच रेखा है वह कितने देशों से गुजरती है? 5, 8, 7, 2। तो जो ग्रीनविच रेखा है वह 8 देशों से गुजरती है। नेक्स्ट है कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती, यानी कर्क रेखा है वो किस देश से नहीं गुजरती आपको बताना है। ब्राजील, बोत्सवाना, ताइवान, सऊदी अरब। कर्क रेखा ब्राजील से नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड्स ये थे जो अक्षांश रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे इसके संदर्भ में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके संदर्भ में यदि कोई त्रुटि होती है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।